नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। भाजपा और संघ के स्वयंभू राष्ट्रवादियों से प्रश्न पूछने पर या संवाद करने पर मान्यवर लाइसेंस प्राप्त इमिग्रेट कंसल्टेंट की तरह व्यवहार करते हुए पड़ोसी राष्ट्र का वीज़ा लगा देते हैं। अब इसी कड़ी में उनका व्यवहार राष्ट्रीय जहादियों जैसा हो गया है। पहले यूजीसी का विरोध कर रहे युवाओं से मारपीट और अब जेसीपी यानी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, वैसे तो ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, आंदोलन है, के संस्थापक अभिजीत दीपिके को पीट दिया गया। ये तानाशाही का कोई नया फरमान नहीं है, लेकिन तानाशाही को भी तानाशाही में अंतर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र केसरी में लिखने पर, गणेश शंकर विद्यार्थी समाचार पत्र प्रताप में लिखने पर कई बार अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किए गए, जेल जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में भी कुलदीप नैयर, अरुण शौरी, रामनाथ गोयनका जैसे अनेक पत्रकार प्रताड़ित हुए हैं, लेकिन केवल कलम को नियंत्रण करने के लिए। पर आज जो स्थिति बदल रही है वो सत्ता की कुंठा है। अंग्रेजों ने भी मुकदमे चलाए और बाद में अंग्रेजों की अदालतों ने बाल गंगाधर तिलक और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारों को सजा भी सुनाई। औपचारिकता में न्यायालय की व्यवस्था को भी दिखाया गया कि ये न्यायालय द्वारा हुआ है, परंतु स्वयंभू राष्ट्रवादियों ने तो अंग्रेजी हुकूमत के तानाशाह अधिकारी जेम्स ए स्कॉट का वो तरीका अपना लिया है जो विरोध की आवाज को दबाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाकर नया इतिहास रचा गया। पर वर्तमान स्वयंभू राष्ट्रवादी तानाशाहों के ध्यान में मैं डालना चाहता हूं कि उसके बाद फिर भारत में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पैदा हुए थे। उनका अनुमान अंग्रेजों को भी नहीं था। तथाकथित राष्ट्रवादियों को ध्यान में ये रहना चाहिए। तत्कालीन संयुक्त और आज के भारत में आवाज उठाने का अधिकार तो, सवाल पूछने का अधिकार तो मार्च 1931 के कराची में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था। जिन 4 मुद्दों को गंभीरता से रखा गया था उनमें सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून में समकक्ष समानता का प्रस्ताव पारित हुआ था। और आज की सियासत में गुजरातियों ने सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाकर इन्हीं मुद्दों को परिवर्तित करने के लिए सत्ता का दोहन कर रही है। और जो भाजपा आज सत्ता का आनंद प्राप्त कर रही है, ये मार्च 1931 के कराची अधिवेशन के सिद्धांतों के कारण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से ही आज भाजपा सत्ता में है। जेपी आंदोलन खड़ा हुआ या अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ, ये सब उसी अधिवेशन की देन है। धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर ही राम सेतु आंदोलन खड़ा हुआ था। कानून के समक्ष समानता के आधार पर ही निर्भया कांड आंदोलन खड़ा हुआ था। गुजरात दंगे 2002 की बदौलत सत्ता प्राप्त नहीं हुई है। 2020 में नागरिक संशोधन अधिनियम पर देश के गद्दारों को जैसे नारे लगाकर सत्ता प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा हो या उत्तर प्रदेश का कासगंज के रास्ते सत्ता नहीं मिली है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण ही आज चाय पर चर्चा में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की आलोचना करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर ही आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। कानून के समकक्ष समानता के आधार पर ही आपातकाल का विरोध करने का अधिकार आपको प्राप्त है। जिस आपातकाल को आज भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेच रही है, अपने आप को या विक्टिम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, वो 10 लाख से अधिक परिवारों की कुर्बानियां देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर अपने आप को प्रस्तुत करना की कोशिश कर रहे हैं। वो आपातकाल के में स्वर्ग सुधारे हुए अपने स्वयंसेवकों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की काबिलियत नहीं रखते। आज देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की बात करने वाले आपातकाल के मध्य आरएसएस के प्रचारक या बड़े नेता, पांचजन्य अखबार के प्रबंधक से लेकर के जनसंघ के महासचिव तक रहे नानाजी देशमुख आपातकाल के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना के नाती नुस्ली वाडिया के मुंबई स्थित घर में छुप के रहे थे। तब नानाजी देशमुख को
पनाह देने वालों ने उनका धर्म नहीं पूछा था, और ना ही उस समय की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू राष्ट्र की दुकान खोली थी। नुस्ली वाडिया ने भी तो जनसंघ की शुरुआत के दिनों में आर्थिक मदद भी की थी। अंतर केवल इतना है कि आज के संघी जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद कर देते हैं। और तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने भी वाडिया समूह के व्यवसायिक केंद्रों पर ईडी या आयकर नहीं भेजी थी। लेकिन यह दुर्भाग्य है आज की सियासत का कि नैतिक मूल्यों को ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक बचा पा रही है और ना ही कांग्रेस जो अपनी जड़ों से अपने कार्यकर्ताओं का परिचय कराने में असमर्थ है। दुर्भाग्य है कांग्रेस का जो अपना इतिहास नहीं पढ़ा पा रहे। दुर्भाग्य है आरएसएस का कि वर्तमान की पीढ़ी जिन्होंने अपने प्रचारकों की जगह सियासत के ठेकेदार खड़े कर दिए हैं। देश के सर्वोत्तम पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ गुलाम और कुछ गुलफाम बैठे हैं जो ना प्रश्न पूछ पाते हैं, ना उत्तर दे पाते हैं, और ना ही कोई बताने वाला है जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से तुम आज देश की महान व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। यह प्रश्न तो तुम संघ की बैठकों में भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि आरएसएस की बैठकों में तो आज भी प्रश्न पूछने का पर यह जवाब मिलता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और जहां पर सभागार की संख्या भी कान में बताई जाती है। देश की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि जो लोग नए राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं वो महानुभाव धर्म रक्षक धर्म के नाम पर विभाजन करने वाली जिन्हा के नाती के आंगन में आपातकाल में छुप कर बैठे थे। उन्हें यह बताना होगा कानून का समानता का अधिकार देने वालों की बदौलत तुम सत्ता में आए बैठे हो और आज उसी कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हो। अंतिम में केवल इतना कहना चाहता हूं, कानून झुक जाए ताकत के आगे ये मंजूर नहीं, संविधान बिक जाए सत्ता के हाथों ये मंजूर नहीं। सवाल उठेंगे क्योंकि खामोशी अब मंजूर नहीं। नमस्कार।